Alright, recording has started. So चलिए. Alright. So ये आपका चैप्टर प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इस चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट होता है बेटा, उसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं प्लान के ग्रोथ के बारे में. एंड सो इनिशियल 1 से 2 लेक्चर आपके यहाँ पे लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लान ग्रोथ एंड व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ यू गेट टू सी. वो चीज हम देखेंगे इनिशियल लेक्चर के अंदर, बट आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन टू मच मोर कॉन्क्रीट थिंग्स लाइक प्लांट हार्मोन्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो जब भी हम बात करते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ की, तो आप कुछ चीजें आप जानते हो. There are few things all of you are familiar with. जैसे कि आप जानते हो कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो आपकी होती है, that is going to be unlimited. प्लांट्स के अंदर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है. आपको प्लांट जितना भी ओल्ड होगा उसकी उतनी आपको ब्रांचेस, उसके आपको उतने ही डीप में रूट्स आपको मिल जाएंगे. सो दे आर गोइंग टू शो द अनलिमिटेड ग्रोथ. एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका लिमिटेड ग्रोथ, राइट. उसी तरीके से यू हैव इन प्लांट्स, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कि इनकी जो अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है वो कौन से सेल्स की वजह से हो रही है या कौन से सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपका आंसर यहाँ पे होगा मेरिस्टेमेटिक सेल. बिल्कुल सही, सेल्स. ये जो मेरे सेल्स होते हैं इनकी वजह से आपको यहाँ पे लाइक अनलिमिटेड ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. दीज आर द सेल व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग. और ये थ्रू आउट द लाइफ आपके प्लांट के अंदर मिलेंगे देखने के लिए, और उसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है, राइट. जब हम ग्रोथ की भी बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो आपने और भी कुछ चीजें आपने सुनी होगी आज से काफी दिनों पहले. वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक प्राइमरी ग्रोथ. अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन दिस सेकेंडरी ग्रोथ. हाँ जी. एंड सिमिलरली यू विल आल्सो हैव समथिंग लाइक योर सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ भी आपकी आपने सुनी है, एंड यू हैव आल्सो हर्ड अ टर्म लाइक अ सेकेंडरी ग्रोथ. तो आप मुझे बताइए, अनम्यूट करके कोई भी मुझे बता सकता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी में से किसके अंदर आपके प्लांट का गर्थ इंक्रीज होता है. सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. याद रखिएगा, जब मेरा प्लांट कहता है कि यार मुझे अपना लेंथ बढ़ाना है, तो दैट विल बी हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ. सो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान आपका प्लांट अपनी लेंथ बढ़ाता है. तो याद रखना, जैसे ही आपका सीड जर्मिनेट करेगा और एक नया प्लांट उसमें से निकलता है, सो इनिशियल प्लांट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी लेंथ बढ़ाए. ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि यार वो चाहता है कि अपनी लेंथ वहां पे बढ़े. ओके. एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसकी इनफ लेंथ हो जाती है, देन प्लांट कहता है कि नहीं, अब मुझे अपना गर्थ बनाना है, अपना मुझे यहाँ पे लाइक विड्थ आपको मुझे अपना इंक्रीज करना है. सो ये बात आप याद रखना कि प्लांट के लिए इनिशियली प्राइमरी ग्रोथ एसेंशियल होती है, बट लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ के अंदर उसका सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. तो आप ये चीज का यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कि प्लांट इनिशियली आपका प्राइमरी ग्रोथ शो करता है, और उसके लिए आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. वैसे देखा जाए तो दो सर आवाज आपकी नहीं आ रही. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही. के लिए ही प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के याद रखना, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ इन्वॉल्व होते हैं दोनों के. राइट. इंटरनेट इशू मेरे एंड पे. वेरी गुड. क्या अब मेरी आवाज आप सबको आ रही है? यस सर. बता देना, ठीक है, वापस से अगर आवाज कटने लगे तो बताना. हो सकता है बेटा कई बार ऊपर नीचे हो सकता है इंटरनेट, मैन मेड थिंग, एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है. आई होप, लेकिन जो मैं भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है. यस सर. यस सर. स्टार बना रहा हूँ, दिख रहा है स्टार. यस सर. यस सर. स्नेक बनाते चलो. स्नेक दिख रहा है, स्नेक बनाया हुआ. यस सर. चलो ठीक है फिर, चलो इतना तो मतलब चल रहा है, ठीक चल रहा है. ओके. सो we'll have a primary growth, secondary growth. याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ का रीजन ये होता है प्लांट का, बिकॉज इट वांट्स टू एक्सपोज इटसेल्फ टू द सनलाइट. वो चाहता है सनलाइट के एक्सपोजर में आना, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस का इवेंट अपना चालू कर सके. सो प्लांट जब जर्मिनेट करता है, इट हैज टू ग्रो इन सच अ वे कि वो सनलाइट की तरफ जा सके, अपने आप को एक्सपोज कर सके सनलाइट के साथ, और उसके लिए आपको लेंथ बढ़ानी होती है. एंड दैट इज अ प्राइमरी लाइक रोल ऑफ द प्लांट टू हैव अ प्राइमरी ग्रोथ. बाद में फिर वो अपना सेकेंडरी ग्रोथ सुकून से कर सकता है. ठीक है. So this should be clear to you. That's a basic thing about the growth. चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. Growth is regarded as a most fundamental and conspicuous characteristic of a living being. बिल्कुल ग्रोथ आपको सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो एनिमल या प्लांट हो. Growth can be defined as a irreversible permanent increase. ये याद रखना, it is going to be a irreversible
permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell. So यार इतना ग्रोथ आपका irreversible होता है, राइट, और परमानेंट इंक्रीज. सो अगर आप किसी की प्लांट की हाइट हो जाती है 6 फीट, अब 6 फीट से वापस 3 फीट नहीं आ सकता. हाँ, ये हो सकता है कि अब उसका हाइट 6 फीट ही रहे, बट इट यू वोंट फाइंड दैट चेंजिंग ओवर देयर. सो इसलिए हम कहते हैं इट इज इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रोथ. चाहे वो हम किसी प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, किसी ऑर्गन की बात करें, किसी हम सेल की बात करें. ओके, ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, तो इनको आप याद रखिएगा. देन प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ. ये बात हम जानते हैं कि प्लांट आपके अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है. और आप सब लोग जानते हैं पोटेंशियल का मेन रीजन आपका यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स. The ability of the plant is due to presence of meristem at certain locations of the body. कि जो मेरिस्टम आपके बॉडी के अंदर होता है सर्टेन लोकेशन पे, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा. The cells of such meristem have the capacity to divide and self perpetuate. So आपके जो सेल्स होते हैं यहाँ पे मेरिस्टम के, वो खुद से डिवाइड कर सकते हैं और खुद का नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा, योर नंबर ऑफ सेल्स जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और उसके वजह से आपका प्लांट का ग्रोथ भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. सो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो बहुत ही सिंपल है आपको समझने के लिए. अब जब हम बात करते हैं प्लांट के ग्रोथ के 2 टाइप्स के बारे में, तो वो 2 टाइप्स में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ. एक तो आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है आपके यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ. कोई मुझे बताएगा प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से मेरिस्टम इन्वॉल्व है? एनीवन? व्हिच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर इन्वॉल्व फॉर द प्राइमरी ग्रोथ? नहीं आ रहा. याद करो, एक हमने टर्म पढ़ा था अपाइकल मेरिस्टेम. यस सर. हाँ जी, Apical और दूसरा कौन सा? इंटरकैलरी. हाँ जी, बहुत बढ़िया. इंटरकैलरी एंड योर अपाइकल मेरिस्टेम, ये आपके 2 टर्म्स से बेटा जो आपकी मदद करते थे आपके प्राइमरी ग्रोथ के लिए. सो दे वर द वन, दे वर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट इन योर प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, ये आपके से इनका लेंथ बढ़ता था, इनके से आपका लाइक यूज्ड टू फाइंड द प्लांट यूज्ड टू एक्सपोज इटसेल्फ टू द सनलाइट. बट जब हम बात करते थे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, whenever we used to discuss about the secondary growth, तो इसके लिए कौन इन्वॉल्व होता था? लेटरल मेरिस्टम. वेरी गुड, बिल्कुल सही. यस, इनके लिए मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता था हमारे एक मेरिस्टम को जिसका नाम था आपके यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम. सो योर लैटरल मेरिस्टम वाज इन्वॉल्व, और इस लैटरल मेरिस्टम की वजह से आप याद रखना कि इसके वजह से आपका गर्थ किया जाता था. बिल्कुल, लैटरल मेरिस्टम के साथ आपका गर्थ यहाँ पे किया जाता. सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अगर आप याद करेंगे तो लैटरल मेरिस्टम के अंदर आपके कुछ एग्जांपल यहाँ पे बनते थे. यू यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक योर वास्कुलर कैम्बियम, अगर आपको याद हो तो हमने बात किया. यस सर. वास्कुलर कैम्बियम का हम यहाँ पे जिक्र करते थे जो आपका हेल्प करता था आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो वी आल्सो शुड डिस्कस समथिंग लाइक अ कॉर्क कैम्बियम. यस सर. कॉर्क कैम्बियम भी हम इसको इंक्लूड करते थे फॉर योर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. सो इट वाज ऑल बिकमिंग पार्ट ऑफ माय लैटरल मेरिस्टम. ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिए. एंड प्लीज रखना दीज आर ऑल ग्रोथ शोन बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपके यहाँ पे मदद करते ग्रोथ के लिए. ना सो ग्रोथ इज मेजरेबल. बिल्कुल ग्रोथ आपकी मेजर की जा सकती है. अगर मैं आपके ग्रोथ की बात करूँ तो आपको आपकी हाइट के थ्रू अब मैं मेजर कर सकता हूँ, राइट. So for animals I can use as a height as a source of growth, I can use weight as a source of growth. ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे प्लांट्स के लिए भी यहाँ पे कर सकता हूँ. सो ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है और कई सारे पैरामीटर्स आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं. लाइक इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, आपका वेट अगर इंक्रीज हो रहा है प्लांट का तो ग्रोथ हो रही है, सेल्स ऐड हो रहे हैं इसलिए वेट इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन द ड्राई वेट, अगर ड्राई वेट प्लांट का इंक्रीज होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब आपके प्लांट में से कोई भी अगर फ्लूइड कंटेंट निकाल दिया जाए, सो वॉट एवर द ऑर्गेनिक मैटर यू हैव, आपके प्लांट में से पूरा अगर फ्लूइड कंटेंट निकाल दिया जाए उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें रहता है दैट इज कॉल्ड एज माय ड्राई वेट. सो ड्राई वेट आपका जो यहाँ पे रहेगा वो भी अगर आपको ज्यादा मिलता है प्लांट में, सो यू कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ योर ग्रोथ, तो भी आपका ग्रोथ का सोर्स होता है. इंक्रीज इन द सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. समझिए मेरा लीफ है, ये मेरा लीफ है यहाँ पे, और ये है लाइक डे 1. दिस इज अ लीफ इन माय डे 1. ठीक है, आप 15 दिन बाद आके देखते हो तो आपकी लीफ का साइज यहाँ पे बड़ा हो चुका है, राइट. तो यहाँ पे लीफ का क्या हुआ, लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ. ठीक है, सो सरफेस एरिया या वॉल्यूम आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया. सो दैट्स आल्सो एग्जांपल. इंक्रीज इन द नंबर और साइज ऑफ द सेल,
कई बार आपके सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है, कई बार आपके सेल्स का साइज बढ़ सकता है। ओके, सो याद रखना, व्हेनेवर यू फाइंड देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, वो भी आपका ग्रोथ है। सेल का साइज जब बढ़ता है, दैट इज आल्सो ग्रोथ। तो ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर से हम यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। अब कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जैसे कि वाला एग्जांपल जो एनसेड का एग्जांपल है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आई टेल यू व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सी, one single maize root apical meristem, one single maize root apical meristem can give rise to 17,500 new cells per hour. इतने नंबर ऑफ सेल आपको बना के दे सकता है आपका सिंगल अपाइकल मेरिस्टेम मेज रूट का। सो आपका जो मेज प्लांट है उसका जो रूट होता है, उसका जो अपाइकल सेल होता है, राइट, अपाइकल मेरिस्टेम का जो सेल होगा वो इतने सेल बना के दे सकता है आपको 1 घंटे के अंदर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन की, वेयर एज सेल्स इन द वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज, आपके वाटरमेलन के जो सेल्स होते हैं वो अपने साइज में इंक्रीज कर सकते हैं बाय 3,50,000 टाइम्स। इतने टाइम ज्यादा वो अपना साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। सो देयर साइज कैन इंक्रीज अराउंड 3,50,000 टाइम्स, इतना उनका साइज यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जा सकता है। मेरे सेल्स जो वाटरमेलन के होते हैं वो वाले। अब मैं आपको बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में यहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आएगा वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस बन के आएगा। तो आपके सामने एक स्टेटमेंट डालेंगे, स्टेटमेंट में लिखा होगा दैट वन सिंगल बेस रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू 17,000 न्यू सेल्स। अगर वहां पे 17,000 अगर लिखा होगा तो आपका गलत हो गया स्टेटमेंट, राइट, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए ये वैल्यूज याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 17,500 एंड 3,50,000। सो दीज आर द टू वैल्यूज व्हिच यू हैव टू नो। मेज का एक सिंगल अपाइकल मेरिस्टेम का सेल इतने सारे सेल बना सकता है 1 घंटे के अंदर, और आपका वाटरमेलन के जो सेल्स होते हैं दे कैन इंक्रीज अप टू 3,50,000 टाइम्स। ये इतने साइज में आपका यहाँ पे इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो ये 2 वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी थी, क्योंकि स्टेटमेंट जब आते हैं ना तब कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो टाइम पे आपको याद नहीं आएगा कि कितना था, 3,500 था, 3,50,000 था। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस स्टेटमेंट्स वेरी क्लियरली। ये सारा एनसीईआरटी का डेटा है और इसलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन When a pollen tube is measured in terms of length, बिल्कुल जब आपका पोलन ट्यूब बनता है, समझे मेरा सीड है, समझे मेरा सीड है, और सीड के अंदर से फिर आपका पोलन ट्यूब निकलता है। सीड के अंदर से फिर आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब निकल के बाहर आएगा। जब ये पोलन ट्यूब निकल के बाहर आता है तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? We can only measure with the help of the length, right? तो पोलन ट्यूब का आप हमेशा मेजर करोगे। So this is my pollen tube. कोई बताएगा पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? नहीं बाबा, पोलन ग्रेन तो ये है, पोलन ग्रेन में से ही तो पोलन ट्यूब बन रही है। मेल गैमेट बाबा, मेल गैमेट आपके होंगे बेटा। यहाँ पे एग के तरफ तो ये जाएंगे, ये पोलन ट्यूब तो बेटा जाएगा, ओवल के पास जाएगा, वहां पे अंदर एग होगा ना, तो यार ना इट विल हैव द मेल गैमेट्स। भूलिएगा मत, ये बात है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेल गैमेट्स यू विल गेट टू सी। और कोई बात नहीं, ये चीज आपके सामने वापस आएगी 12th के अंदर, ये सब आप वापस देखोगे। ओके, सो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, तो उसको हम लेंथ के मेजर करेंगे उस हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा। हम यहाँ पे अगर मेज की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मेज की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे सोच के बताइए, क्या मेरा मेज प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से परेशान होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरा मेज परेशान फोटो रेस्पिरेशन से? क्योंकि ये मेरा C4 प्लांट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरा मेज जो प्लांट है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा टू अ हायर टेम्परेचर, क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। तो कोई मुझे याद करके बताएगा कि C4 प्लांट्स का टेम्परेचर का रेंज कितना हुआ करता था? 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। दैट वाज द रेंज ऑफ C4 प्लांट्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। Now let's talk about my other things, right? Like your plant of growth. The period of growth is generally divided into 3 phase. आपका जो ग्रोथ होता है आपके पीरियड प्लांट के ग्रोथ का, उसे हम 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो ये आपके 3 फेज है जिसमें हम ग्रोथ को जनरली हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। सो एक बात याद रखिए, जब भी मैं बात करता हूं मेरे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ का, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, जब भी मैं बात करूंगा मेरे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ का,
यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में. सो व्हेनेवर आई डिस्कस मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, सो आई विल हैव टू डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स. So I will discuss something about my meristematic cells. अब जब भी मैं इन सेल्स की बात करता हूँ ना, तो कुछ ट्रेट्स मुझे मालूम होने चाहिए. एक तो मैं जानता हूँ दे डिवाइड रैपिडली, दे आर गोइंग टू डिवाइड रैपिडली, सो दे शो द रैपिड डिवीजन. तो ये लोग रैपिडली डिवाइड करते ही रहते हैं. सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी कॉमन टू देम कि ये लोग रैपिडली डिवाइड करेंगे. और क्या मुझे यहाँ पे ट्रेट्स मिलते हैं, याद रखना, दे विल हैव अ लार्ज न्यूक्लियस. दे जनरली हैव अ लार्ज न्यूक्लियस आपको मिलेगा इनके अंदर देखने के लिए. हाँ जी बेटा, एक सेकेंड. इनकी वॉल्स जो आपकी होगी वो आपकी थिन होगी. सो दे विल हैव द वॉल्स इज थिन. सो इनकी वॉल्स यहाँ पे थिन होती है. सो डोंट हैव अ वेरी थिक वॉल्स. और वो समझ में आता है इनकी वॉल्स क्यों यहाँ पे थिन है, बिकॉज ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, तो इनको वॉल्स थिक करने की जरूरत नहीं है. ओके, देन आप इसमें याद रख सकते हो इसके अलावा कि ये जो आपके सेल्स होते हैं, ये आपके रैपिडली डिवाइड करें इनकी वॉल्स यहाँ पे जो आपकी थिन है, इसमें आप ये भी याद सकते हो, दे विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो दे विल हैव अ, or I can say they will have a high metabolic rate. They show a high metabolic rate. Will have a high metabolic rate. मतलब अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन रैपिडली आपके यहाँ पे होते रहेंगे. So high metabolic rate is been seen in them. हाँ जी बेटा बताइए, और क्या कर रहे थे आप, और क्या यहाँ पे ऐड कर रहे थे? प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा व्हाट? वो तो बेटा हर सेल में होगा. ठीक है, you will get to have that. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा तो बेटा कनेक्शन होता है. That is the connection we will get to see between the two cells, two plant cells. Okay, and और क्या है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं? Anything else you can add from your end? Divide rapidly, nucleus large होता है, walls इसके यहाँ पे thin होगी, and it will have a high metabolic rate आपको मिलेगा इसके अंदर, इन cells के अंदर. And they are known for rapid division. ठीक है, और याद रखना they don't have a well defined role. इनका कोई well defined role नहीं है. Well defined role is not seen. सो बेसिकली ये जो मेरे सेल्स हैं यहाँ पे, इनका कोई रोल नहीं होता. ये सिर्फ डिवाइड करके कुछ सेल्स बनाते हैं, और वो सेल्स का कोई वेल डिफाइंड रोल होगा. ओके, बट दीस सेल्स डोंट हैव वेल डिफाइंड रोल. दे जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ओवर देम एंड दे विल इंक्रीज द नंबर. तो ये मेरे कुछ ट्रेट्स हैं यहाँ पे बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल के. तो याद रखना, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं. न्यूक्लियस इसमें काफी आपको लार्ज मिल जाएगा. वॉल यहाँ पे थिन होगी. दे विल शो हाई मेटाबॉलिक रेट, और इनके पास कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं होता. ये बस अपना डिवाइड करते हैं और नंबर बढ़ाते हैं. लेकिन ये जो सेल्स बनाएंगे, वो सेल्स फिर कुछ ना कुछ फ्यूचर में काम करेंगे. ठीक है, तो चलिए ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सो जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज की, तो द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ. द सेल्स इन द रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब देखो इन्होंने कैरेक्टर मेंशन किए हुए हैं. सेल्स आर स्मॉल इन साइज विद एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब सेल्स कनेक्टेड रहेंगे. And they will be small in size. इनका साइज यहाँ पे आपका रहता है small. Okay. Intercellular space is absent. तो इनके बीच में जो स्पेस होती है, intercellular space, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी. क्या रखना, intercellular space यहाँ पे आपको absent मिलेगी. So there will be no space over there. So intercellular space आपके यहाँ पे absent होती है. If present तो बहुत कम होती है. क्या रखना, ये मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे आपका ICM, intercellular space और ICS, intercellular space is going to be is absent. ये आपको यहाँ पे देखने के सारे ऐसे चिपक के सेल यहाँ पे बैठे हुए हैं. ओके, सेल वॉल इज प्राइमरी इन नेचर. प्राइमरी सेल होती है एंड विल बी थिन एंड मेड अबव बाय सेलुलोज. याद रखना, सेल आपके यहाँ पे थिन होगी, प्राइमरी नेचर की होती है, और वो सेलुलोज से बनी हुई होती है. एंड सेल इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म आपको काफी ज्यादा मिलेगा. एंड पोजेस अ लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस. मतलब आपका इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएगा. सो ये जो मेरा सेल होगा यहाँ पे, इसका जो न्यूक्लियस यहाँ पे आपको काफी क्लियर दिखेगा. इट्स अ वेरी गुड कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. एंड along with that they will have a good protoplasm. उसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है is going to be very rich over here. तो ये बात आपको याद रखनी है. These are the few traits of my मेरिस्टेमेटिक phase. इस फेज के अंदर सेल सिर्फ डिवाइड करते रहेंगे और नए सेल्स बनाते रहेंगे. सो दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल. आई विल फाइंडिंग ओवर हियर. तो ये कुछ ट्रेट्स याद रखना. ये सारे के सारे ट्रेट्स बेटा एनसीईआरटी के हैं. ठीक है, और ये ट्रेट्स आपको याद रखने, क्योंकि अगर ये ट्रेट्स आते हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको वो ट्रेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे हमेशा. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. याद रखना, स्पेस इनके बीच में नहीं है. न्यूक्लियस काफी क्लियरली दिख रहा है. थिन सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, राइट, सेल्यूलोज से बनी हुई है. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ओवर देयर. ठीक है,
हाँ, प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन आपको सारे सेल्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। सो ये कुछ ट्रेट्स मेरे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, राइट। क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक फेज आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस फेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इसको इस तरीके से ऐड करेगा, इस फेज के अंदर आपके सेल्स डिवाइड करेंगे, अपना नंबर ऐड करेंगे, राइट। दैट इज देयर रोल, दैट इज द ओनली रोल दे हैव, ठीक है। अब अगला फेज मेरा यहाँ पे है फेज ऑफ इलोंगेशन। सो नाउ यू हैव अ इलोंगेशन फेज ओवर हियर। अब जब मैं बात करता हूँ इलोंगेशन फेज के बारे में, तो अगेन इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे कि इसमें आपका क्या होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बड़ा ही सिंपल सा फेज है ये, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं, आपका नाम से पता चल जाए आपको यहाँ पे क्या होगा। आप लोग भी बता दो इसमें क्या होगा आपका? Length increase होगी. Length increase होगी. बिल्कुल सही बात है बेटा, इलोंगेशन फेज यहाँ पे इन्होंने मेंशन लिखा ही हुआ है। सो इलोंगेशन फेज आपका वो फेज है जिसमें आपको बेसिकली आपके यहाँ पे लेंथ इंक्रीज आपका होगा। यहाँ पे सबसे कॉमन चीज आपको यहाँ पे मिलती है, दैट विल बी इंक्रीज इन द लेंथ, विल हैव अ इंक्रीज इन लेंथ, or I can even say you can also have some like increase in size, increase in length, or you can have an increase in size, जो भी आप बोलना चाहो वो चीज आपकी यहाँ पे आपको होते हुए आपको मिल जाएगी। These are the very common thing जो आपको यहाँ पे होता हुआ मिलता है, होते यहाँ पे होते हुए। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। So let's see what are the points written over here। तो एक तो आपके यहाँ पे सेल एनलार्जमेंट, जो हमने बोला इंक्रीज इन लेंथ है, इंक्रीज इन साइज आपके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज वैक्यूलेशन, मतलब आपका वैक्यूल का साइज भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। देखिए vacuole is one of the like largest organelle in the plant cell, so vacuole का size भी यहाँ पे आपको increase किया जाएगा because वो एक बहुत important role यहाँ पे play करता है, okay। and then you have a new cell wall deposition, आपकी cell wall यहाँ पे नई cell wall आपके यहाँ पे बनाई जाएगी। so basically आप देखोगे जब मेरा मेरिस्टेमेटिक सेल था तो उसके अंदर सेल वॉल आपकी बनी हुई थी आपके सेल्यूलोज से। जब आप बात करते हो आपके एक सेल की जो इलोंगेशन कर रहा है आपका, अगर मेरा ये सेल है जो मेरा इलोंगेशन यहाँ पे कर रहा है, तो इसके अंदर आपको सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सब, लिग्निन नहीं, लिग्निन बाद में आएगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ऐड होते हैं आपको मिल जाएगी। तो इतना सेल वॉल का डिपोजिशन आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो यू कैन हैव, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि आपका यहाँ पे सेलुलोज तो होता ही है, ये तो आपको दिखता ही था इसके अंदर, और इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव नाउ न्यू थिंग्स लाइक योर हेमीसेल्यूलोज एंड इवन योर समथिंग लाइक योर पेक्टिन। पेक्टिन। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो जेली लाइक कंसिस्टेंसी किसकी होती है? सर दोबारा से बोलना। जो मैं ये कह रहा हूँ सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आपके पास, इन तीनों में से किसकी होती है जेली लाइक कंसिस्टेंसी? विच ऑफ देम विल हैव अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी? बताइए। Hemicellulose. सेलुलोज। अलग अलग आंसर मुझे आ चुके हैं, लेकिन सही आंसर मेरे यहाँ पे पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन विल हैव अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, जेल या जेली जो भी तुम यहाँ पे बोलना चाहो, इट विल हैव दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। और लेट ये रखना, दैट इज फॉर माय इलोंगेशन फेज। एनलार्ज हो रहा है सेल मेरे यहाँ पे, वैक्यूलेशन मेरे यहाँ पे हो रहा है, वैक्यूल का साइज यहाँ पे बढ़ेगा एंड यू विल फाइंड सेल वॉल डिपोजिशन नया होगा यहाँ पे। सो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज मेरा यहाँ पे होता है, इलोंगेशन के बाद जो मेरा अगला फेज यहाँ पे होगा, आफ्टर द नेक्स्ट फेज गोइंग टू बी द मैच्योरेशन फेज। तो इसका जो अगला फेज होता है इसके बाद, तो यू विल हैव द मैच्योरेशन फेज। Then you will have the maturation phase। अब मैच्योरेशन फेज के बारे में आप एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये वो फेज होता है जहां पे एक सेल को उसका काम मिलेगा। सो नाउ द सेल नोज व्हाट द रोल इट हैज टू डू, ठीक है। अब सेल को यहाँ पे काम मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं, लेट्स सी ओवर हियर, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा ये बताने के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता के दिखाता हूँ। एक सेल मेरा यहाँ पे आपने इलोंगेट कर दिया है, एक मेरा यहाँ पे सेल है, ठीक है। इसका इलोंगेशन वाला काम हो चुका है। सो इट हैज अंडरगॉन द इलोंगेशन। सो दिस इज माय सेल, इसमें मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ मेरे यहाँ पे, मेरा न्यूक्लियस भी है एंड इसका इलोंगेशन हो चुका है, राइट। अब इलोंगेशन तो यहाँ पे हो चुका है, अब आपको करना है यहाँ पे मैच्योरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बनाना क्या है, इस सेल में से बनाना क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बनाइए जाइलम वेसल्स, इस सेल को यूज करके आप बनाइए मेरे यहाँ पे जाइलम वेसल, तो आप बताइए इस सेल के अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? बताइए आप लोग, चलिए बताइए एज अ आर्किटेक्चर, बताइए इस सेल में मुझे क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे ताकि वेसल की तरह काम किया जा सके। आई कैन यूज इट एज अ वेसल। बताइए, सोचिए, टेक योर 10 सेकंड, टेक योर 20 सेकंड्स एंड टेल मी क्या चेंजेस मैं इसके अंदर करूंगा ताकि इसे मैं यूज कर सकूं वेसल की तरह। वेसल का काम आपको मालूम है ना, वेसल का काम क्या होता है? जाइलम वेसल का काम क्या होता है? क्या काम होता है? सर पानी को ट्रांसपोर्ट, पानी को, राइट, पानी को ट्रांसपोर्ट करना।
बिल्कुल सी बात है, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप बताइए इसमें मैं क्या चेंजेस करूंगा कि वो कर सके ये सब। न्यूक्लियस वो थोड़ा डिसेंबल हो जाए। हाँ जी, न्यूक्लियस को रखने का कोई मतलब है नहीं, न्यूक्लियस को मैं वहां से हटा दूंगा। ठीक है, यस सर। तो न्यूक्लियस मेरा वहां से हट जाएगा, राइट। सो योर न्यूक्लियस विल बी रिमूव्ड। तो न्यूक्लियस में रिमूव कर दिया। और कुछ बोलिए बेटा, बोलिए, और क्या करा जा सकता है यहाँ पे? गलत तो गलत आंसर बताइए, कुछ भी बताइए। उसको ट्रांसपोर्ट ट्यूब करने के लाइट लिए कुछ बनाना पड़ेगा, ट्यूब ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर। बनाना पड़ेगा। क्या बनाना लाइक पड़ेगा? इलोंगेट तो बेटा ये हो चुका है, ठीक है, आपका इलोंगेशन ये हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, चलो आपने इसे मोर लाइक अ ट्यूब, ठीक है, ये भी मैंने कर दिया, मोर लाइक ट्यूब, ये बात भी मैं ले लेता हूँ आपकी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब कुछ बीच में कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए। क्या बताना पड़ेगा वही तो बताना है आपको। सोचिए, यस। बाकी लोग भी सोचिए। और क्या, एक और मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अंदर का पूरा प्रोटोप्लाज्म रिमूव करेंगे अपने लोग यहाँ पे। प्रोटोप्लाज्म अंदर का जो है ना, जो भी अंदर कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म हैज टू बी रिमूव्ड। सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है यहाँ पे कि ये मेरे सेल्स हैं यहाँ पे, और इनको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ यहाँ पे। ठीक है, एंड यू विल हैव सम परफोरेशन प्लेट। अगर आपको याद हो तो कुछ परफोरेशन प्लेट करके हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, आपके वेसल्स के अंदर। सो यस, यू विल हैव योर परफोरेशन प्लेट। आप बना दोगे यहाँ पे कि चलो ये भी बना दो ताकि सेल्स मेरे कनेक्ट हो। परफोरेशन या परफोरेशन प्लेट आपने यहाँ पे बना दी ताकि आपका वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाके काफी आराम से पाइप को आपने जोड़ दिया यहाँ पे। अब बस एक चीज बता दो मुझे, सेल वॉल के अंदर क्या चेंजेस आपके यहाँ पे आएंगे? व्हाट आर द चेंजेस आई कैन फाइंड इन द सेल वॉल? नहीं याद आ रहा। सेल वॉल में आपका लगेगा यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन। यस सर। डिपोजिशन आपको यहाँ पे यस सर। मिलेगा, याद रखिएगा। लिग्निन आप यहाँ पे लगाना चालू करोगे। आप याद करिए, वेसल जो आपके होते थे वो डेड सेल होते थे बेसिकली, अंदर कुछ नहीं होता उनके अंदर, खाली होता है पूरा सेल, राइट। और खाली करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियस को मैंने निकाल दिया, प्रोटोप्लाज्म को मैंने निकाल दिया, राइट, हो गया डेड सेल। अब ये खाली क्यों करते हैं हम? क्योंकि इसको हमने खाली रखेंगे तभी इसमें से पानी ट्रेवल करेगा आराम से, है ना। आपका पानी इसमें से ट्रेवल कब करेगा आराम से, एकदम स्मूथली? जब ये पूरा जो मेरा यहाँ पे वेसल होगा ये मेरा खाली होगा, इट विल बी लाइक फ्री फ्रॉम सेंटर। सो वो सब इसलिए हमने वहां पे निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव डन द लिग्निन डिपोजिशन। याद रखिएगा, वेसल्स विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन डिपोजिशन जो उन वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिकॉज पानी का भी तो प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर से वॉल टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए। सो विल हैव द लिग्निन डिपोजिशन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो ये सब इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और जब ये सारे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, अलॉन्ग विद परफोरेशन प्लेट बनाना या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना, जो सारे मेरे इवेंट्स हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ माय मैच्योरेशन फेज। ठीक है, आपका सेल अब मैच्योरेशन गेन कर रहा है ताकि वो कोई ना कोई यहाँ पे अपना काम कर सके। इट विल हैव सम स्पेसिफिक रोल, और वो चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। तो क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, तो ये सबको आई होप समझ आएगा। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। समझो आपने एक घर बनाया और उसमें आपने एक रूम बना दिया, खाली रूम है वो, राइट। आप खाली रूम को किचन बोल नहीं सकते हैं, राइट। समझो तुम किसी को लेके आते हो, कहते हो सर ये आपका किचन है, कुछ है नहीं वहां पे किचन लायक, राइट, एंड यू टेल देम इट्स अ किचन, दे वोंट कांट इमेजिन इट्स अ किचन। तो एक रूम को किचन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू हैव अ सिंक। आपको वहां पे सिंक चाहिए, आपको वहां पे प्लेटफॉर्म चाहिए किचन वाला, आपको वहां पे आपका वार्डरोब चाहिए किचन वाला, है ना, राइट। सो यू नीड टू हैव ऑल दोस थिंग्स, यू नीड टू हैव कैबिनेट्स वहां पे आपको चाहिए सामान रखने के लिए, ओके। Once you do all those things, then what you say, now it is a kitchen. अब तुम किसी को लेके आओगे तो उसे तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा ये किचन है, right? He knows that's a kitchen, okay? So that is what happens in the cell as well. सेल का एक बार आपने साइज बढ़ा दिया, उसके बाद उसके अंदर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड देन यू से इट हैज बिकम अ मैच्योरेशन। दैट फेज इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेज, क्योंकि उसके बाद आपको सेल का एक पर्टिकुलर रोल उसे वहां पे मिल जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर देयर। The cell more proximal to the phase of elongation represent the phase of maturation. तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हम देखते हैं होता क्या है। Cells of this zone attain the maximum size in terms of the cell wall thickening and protoplasm modification. मतलब वो यही कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन आपका होगा, सेल वॉल का साइज यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। और इसका बढ़िया एग्जांपल हमने देखा वहां पे एज अ एग्जांपल ऑफ योर xylem vessel formation। वेसल फॉर्मेशन में आपको ये होता हुआ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज माय मैच्योरेशन फेज। तो ये होते मेरे यहाँ पे 3 फेज जो आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ग्रोथ रेट। चलिए अब बात करते हैं हमारे पे ग्रोथ रेट, या ग्रोथ रेट में यहाँ पे होता क्या है। सो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज माय ग्रोथ रेट। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। समझिए कि सलम के पास एक प्लांट है, एक छोटा सा सलम के पास यहाँ पे प्लांट है, और प्लांट का लेंथ है यहाँ पे अराउंड लेट्स से 3 इंच, 3 इंच इस प्लांट का लेंथ है, राइट। सलम ने इसको पानी दिया 3-4 दिनों तक, राइट, 2 हफ्ते तक पानी दिया, एंड उसने जब 2 वीक्स बाद आके देखा, सो इस लेट्स से उसने 1 वीक बाद आके देखा, राइट। सो 4th वीक के अंदर ये प्लांट का लेंथ बढ़ चुका था, कलर भी बदल गया, और प्लांट का लेंथ यहाँ पे, कलर को इग्नोर करो, प्लांट का लेंथ यहाँ पे बढ़ चुका है। सो सलम ने 3 इंच का प्लांट था ये, राइट, और 1 वीक के अंदर, सो लेट्स से 1 वीक के अंदर, सो ये उसने मेजर किया था 3rd वीक के अंदर, राइट, और जब वो 4थे वीक में आके उसने मेजर किया वापस से उस प्लांट को 4th वीक के अंदर, तो उसका लेंथ यहाँ पे बढ़ चुका था, तो उसका लेंथ यहाँ पे हो गया था अराउंड 6 इंच, तो कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ? 3 इंच। ग्रोथ हुआ, राइट। तो सलम कह सकते कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, आपका यहाँ पे द ग्रोथ रेट इज 3 इंच पर वीक। तो ये जो मुझे यहाँ पे मिला दैट इज अ ग्रोथ रेट, इतना ग्रोथ रेट मेरा यहाँ पे प्लांट शो कर रहा है, ठीक है, 3 इंच ग्रो कर रहा है मेरा पर वीक, सो दैट इज अ ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट याद रखना, इसमें क्या होता है, एक तो आपको वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू मिलती है आपको कि कितना ग्रोथ हुआ और कितने टाइम में हुआ। सो पर वीक इज अ टाइम बेसिकली ओवर हियर, राइट, पर वीक ओवर हियर इज गोइंग टू बी द टाइम, सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रोथ रेट। तो हर एक प्लांट का ग्रोथ रेट होता है, आपके हर एक ऑर्गन का भी ग्रोथ रेट होता है, इवन एनिमल्स का, एक इकोसिस्टम का भी ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि अगर ऐसा कोई इंक्रीज हो रहा है तो आप मेजर कर दो कि कितना टाइम लगा उतना ग्रोथ होने के लिए, और उस हिसाब से आप ग्रोथ रेट बनाते हो। तो अगर देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि 3 इंच आपका यहाँ पे ग्रोथ है पर वीक, और फिर मैं आपको बोलूं कि अच्छा मुझे बताओ कि 2 हफ्ते बाद कितना ग्रोथ होगा, तो आप बता सकते हो मुझे, आई होप यू कैन टेल मी, है ना। अगर मैं आपको ऑलरेडी पहले से अगर आपको ग्रोथ रेट का वैल्यू दे दूं कि यार 3 इंच हो रहा है हर हफ्ते में, और मैं आपको बोलूं कि यार 2 महीने बाद बताओ, टेल मी आफ्टर 2 मंथ्स हाउ मच ग्रोथ यू विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। तो आप जानते हो कि 2 महीने के अंदर, इन द 2 मंथ्स, हाउ मेनी वीक्स यू हैव, 8 हफ्ते होते हैं, 8 yes sir। राइट, 8 वीक्स यू हैव, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 8 वीक्स 24 इनटू योर 3 इंच। अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो लगभग मेरा इंक्रीज कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 इंच का, 24 है ना। सो 24 इंच का मुझे यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा। सो दैट इज व्हाट आई कैन गेट टू सी। सो ग्रोथ रेट आपको आइडिया देता है कि ग्रोथ किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, ठीक है, उस हिसाब से आपके यहाँ पे हेल्प करता है वो आपको बताने के लिए। सो दैट इज ग्रोथ रेट ओवर है, तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। सो विल सी दैट नाउ। सी अब ग्रोथ को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक बेटा यहाँ पे होता है आपका एरिथमेटिक ग्रोथ, तो इसको मैं डायरेक्टली ये पढ़ने के पहले मैं आपको ये समझा दूं ये है क्या। समझो आपके पास यहाँ पे एक सेल है, यू हैव 1 सेल ओवर हियर, ये सेल जो मेरा डिवाइड करेगा इसके साथ मेरे बनेंगे 2 सेल, सो दिस सेल डिवाइड्स एंड गिव्स मी द 2 सेल। अब जब मुझे यहाँ पे 2 सेल मिल रहे हैं इस सेल में से, तो होता क्या है कि एक सेल जो है मेरा दैट विल अटेन द मैच्योरिटी। अज्यूम करते कि ये जो मेरा सेल है राइट में, दिस विल अंडरगो द मैच्योरेशन, एक बार सेल ने बोला कि यार मैं मैच्योरेशन अटेंड कर रहा हूं, सो दैट मींस अब ये फर्दर सेल डिवीजन करेगा नहीं, ठीक है। जब मुझे यहाँ पे 2 सेल मिले तो एक सेल ने क्या बोला कि यार मैं मैच्योरेशन कर रहा हूं, आई विल अंडरगो द मैच्योरेशन एंड आई विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल, ये कोई पर्टिकुलर रोल अब परफॉर्म करेगा। तो ये सेल तो अब फर्दर डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन ये जो मेरा सेल है इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग, ये मेरा डिवाइड करेगा, ये कहता है कि नहीं यार मैं तो डिवाइड करूंगा। तो जब भी आपके 2 सेल बनेंगे, अब समझो इस सेल में से 2 सेल बने, अज्यूम दैट कि ये वाला जो सेल है इसमें से मेरे 2 सेल बनेंगे, ये तो डिवाइड करेगा, सो दिस विल डिवाइड, ये कह रहा है कि यार मैं तो डिवाइड करूंगा, राइट, ये करेगा मैच्योरेशन, ये करेगा डिवाइड। तो जब इसमें से 2 सेल बनेंगे, जब इसमें से मेरे 2 सेल बनते हैं, तो अगेन सेम चीज होगी, अगेन व्हाट विल हैपन, वन ऑफ देम विल अंडरगो मैच्योरेशन, इनमें से एक होगा जो करेगा आपका मैच्योरेशन। सो एक बोलेगा कि नहीं यार मैं तो मैच्योर होऊंगा, इट विल अंडरगो द मैच्योरेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा सेल होगा, याद रखना, वो डिवाइड करेगा, वो अपना डिवीजन कंटिन्यू करेगा। सो ये बात आपको याद रखनी है। सो अगर आपको ऐसी ग्रोथ अगर आपको दिख रही है जहां पे 2 सेल बनने के बाद एक सेल डिफरेंशिएट हो रहा है
डिफरेंशिएट होना मतलब वो कोई ना कोई अब काम करेगा, वो मैच्योर हो गया, और दूसरा सेल फर्दर डिवाइड कर रहा है, दूसरा सेल कहता है कि नहीं तो मैं डिवाइड करूंगा और मैं नंबर बढ़ाता रहूंगा। सो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एरिथमेटिक ग्रोथ। सो इन एरिथमेटिक ग्रोथ ओनली वन डॉटर सेल undergoes one daughter cell among the two further divides while the other differentiate and become mature। तो जब दो डॉटर सेल बनते हैं तो एक आपका डिवाइड करेगा और एक होता है जो मैच्योर हो जाता है। दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय एरिथमेटिक ग्रोथ। क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? इज द स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज योर एरिथमेटिक ग्रोथ। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एरिथमेटिक ग्रोथ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो ऑफ द एरिथमेटिक ग्रोथ, दोनों ग्रोथ की दी हुई है, लेकिन आप सिर्फ लेफ्ट वाली पिक्चर पे आप फोकस करिए, राइट। सो यू हैव दिस सेल्स, राइट, एक आपका मैच्योर हो रहा है, एक आपका डिवाइड कर रहा है, एक आपका मैच्योर हो रहा है और एक आपका डिवाइड कर रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ योर एरिथमेटिक ग्रोथ नाउ। एंड ये आपका यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब एरिथमेटिक ग्रोथ का यहाँ पे एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। सो डू यू हैव अ फॉर्मूला फॉर योर एरिथमेटिक ग्रोथ? वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। अब LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर इसे यहाँ पे। सो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपको याद रखना है कि यार LT L0 है क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। सी LT क्या है? लेंथ इन टाइम t, लेंथ इन टाइम t। L0 क्या है? इनिशियल लेंथ, लेंथ एट टाइम 0, या इनिशियल लेंथ भी आप उसे बोल सकते हो या लेंथ एट टाइम 0। समझो, लेट्स अज्यूम कि सलम जो है वो कहती है कि मुझे जानना है कि कितना लेंथ इंक्रीज होगा 4 हफ्तों के बाद। सो याद रखना, शी कैन से LT इज इक्वल टू L4 वीक्स, ठीक है। तो 4 हफ्तों बाद वो जानना चाहिए कि उसका लेंथ कितना होगा। इनिशियल लेंथ है उसका, लेट्स से L0 आपका जो है दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ एट टाइम 0। तो टाइम 0 के ऊपर उसका लेंथ कितना है, तो समझो उसका इनिशियल लेंथ आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी उसने ले लिया समझो 2 इंच, राइट। सो दैट बिकम्स माय L0। सो L0 याद रखना, L0 is going to be your like 2 इंच या जो भी आप वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हो, इट्स ए इनिशियल लेंथ, राइट, या लेंथ एट टाइम 0। जब उसने स्टार्ट किया था उसका लेंथ वहां पे कितना था, तो समझो 2 इंच था वहां पे आपका लेंथ इनिशियली। एंड देन यू हैव अ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका कितना ग्रोथ वहां पे हो रहा है। तो याद करिए सलम का जो प्लांट है वो कितना ग्रोथ शो कर रहा था? 3 इंच। 3 inch per वो 3 इंच आपको शो कर, तो यहाँ पे आएगा प्लस योर 3 इंच और फिर आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा रहा है। सो T इज इक्वल टू योर टाइम टेकन। तो 3 इंच के साथ आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आपका समझो यहाँ पे 1 वीक लगाता है वो 3 इंच को अटेंड करने के लिए। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गेट टू नो कि यार मेरी वैल्यू क्या निकल सकती है, मेरी आई कैन एक्चुअली गेट टू नो द ग्रोथ ओवर हियर। अब एग्जाम में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो लोग आपको ये सारा वैल्यू देंगे, दे विल गिव द वैल्यू ऑफ L0, ग्रोथ रेट और T। एक बार आपने ये सारी वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप LT आप आराम से फाइंड कर सकते हो। जनरली बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नीट में वैसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा पूछने के लिए, आपको फॉर्मूला वो लोग पूछ सकते हैं। शायद ना LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर योर एरिथमेटिक ग्रोथ। ये आपका ग्रोथ के लिए, ये आपका एरिथमेटिक ग्रोथ का अपने फॉर्मूला होता है, और ये ग्रोथ आपकी होती है लीनियर। अगर आप इसका ग्राफ देखते हो देन द लीनियर ग्राफ कैन बी सीन ओवर हियर, ठीक है। ध्यान रखना टाइम के साथ साथ यहाँ पे आपको जो ग्रोथ मिलता है वो आपको लीनियर मिलेगा, एकदम सिस्टमैटिक। क्योंकि देखो लीनियर क्यों है, क्योंकि आपके दो सेल बन रहे, एक आपका डिवाइड कर रहा है, एक आपका मैच्योर हो रहा है, एक आपका डिवाइड कर रहा है, एक आपका मैच्योर हो रहा है। दैट इज व्हाई यू विल हैव अ लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं मिल रही। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर माय एरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। क्या ये वाली पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। तो ये है मेरे यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ, और ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। आपको बेसिकली याद पता है क्या रखना है इसके अंदर कि LT L0 यहाँ पे है क्या? LT इज द लेंथ इन अ टाइम, जो आपको फाइंड करना है। L0 लेंथ एट अ टाइम 0, कितना लेंथ था उसका स्टार्टिंग टाइम पे, और R इज गोइंग टू बी द ग्रोथ रेट। R आपके यहाँ पे आपका होगा ग्रोथ रेट, एंड T इज गोइंग टू बी टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है उस ग्रोथ रेट को अटेंड करने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, एंड इसका लेंथ आपको, इसका जो कर्व आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे होगा आपका लीनियर। सो यू आर गोइंग टू फाइंड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ये वाली जो ग्रोथ होती है बेटा ये थोड़ी अलग होती है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा कि आपके दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन वी डिस्कस अ जियोमेट्रिक ग्रोथ, जब हम बात करते हैं हमारे जियोमेट्रिक ग्रोथ की, व्हेन वी डिस्कस अ जियोमेट्रिक ग्रोथ, तो याद रखना यहाँ पे समझो आपके पास एक सेल है, ये डिवाइड करता है, ये आपके 2 सेल बनाता है। अब जब आपको यहाँ पे 2 सेल मिले तो याद रखना दोनों सेल डिवाइड करेंगे। इसमें वैसा नहीं है कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा तुम डिवाइड करो, वैसा नहीं है।
both the cells now will have to undergo the division. और जब ऐसा अगर आपको ग्रोथ मिलेगा जहां पे सारे के सारे सेल डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा, so that is what you will find happening over here कि यहाँ पे आपके सारे सेल्स जो आपके बन रहे होते हैं, they keep on dividing and they keep on increasing the number. ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जियोमेट्रिक ग्रोथ. और ये ग्रोथ आपको मिल सकती है देखने के लिए आपके जायगोट के अंदर. आपका जो जायगोट बनता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, Yes, sir. तो जायगोट आपको इनिशियली आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ ही आपकी शो करता है. तो याद रखना, दैट विल शो द जियोमेट्रिक ग्रोथ. ये आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ शो कर रहा है. सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेल डिवाइड करते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर. सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज सीन इन द जायगोट, राइट. जब तक आपका मैच्योर एनिमल या प्लांट नहीं बनता तब तक आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ ही आपको मिलता है देखने के लिए. ऑल द सेल्स ओवर देयर आर जस्ट डिवाइडिंग, सब डिवाइड करेंगे और सब अपना नंबर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे. सो दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ. ओके, अब जियोमेट्रिक ग्रोथ का अगर आप ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना, so if you just draw a graph over here of geometric growth, let's say with the time and with the growth का अगर आप यहाँ पे बनाते हो अपना ग्राफ यहाँ पे, देन पता है आपको क्या मिलेगा. इनिशियली आपका स्लो ग्रोथ होता है, इनिशियली आपको स्लो मिलेगा, देन वो इंक्रीज होगा रैपिडली, देन आपका वो इंक्रीज होगा रैपिडली एंड देन यू विल हैव द सैचुरेशन. हाँ जी, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट. तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो वो एस शेप का ग्राफ आपका यहाँ पे बनता है. whenever you make a graph of this, you will have a S-shaped graph. और ये S-shaped graph में क्या होगा कि इनिशियली तो आपका ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा, फिर वो रैपिडली आपको दिखेगा, then it will be rapidly happening and then you will have a saturation point. या आपका यहाँ पे एक stationary phase आपका यहाँ पे आ जाता है. So what will happen after some time, आपका यहाँ पे stationary phase आपका यहाँ पे आ जाएगा. So you will have a stationary phase over here. अभी further growth आपके यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा. हमें ये भी समझना है कि यार ये ग्रोथ शो क्यों नहीं कर पा रहा, why it is not showing further growth. So we'll try to see that. पहले हम इसे देखते हैं. Here both the progeny cells following the mitotic division retain the ability to divide and continue to do so. मतलब ये लोग वही कह रहे हैं कि दोनों सेल जो मेरे यहाँ पे बने दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं और वो अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं. So early embryonic development, division of zygote is the best example over here. ये आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके जियोमेट्रिक ग्रोथ का. डिविजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इवन आपके जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं. जियोमेट्रिक ग्रोथ को कई बार हम इवन कहते हैं एज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसको हम इवन कई बार बोलते हैं एज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दिस इज समथिंग आल्सो बीइंग कॉल्ड एज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको लाइक ये नंबर आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको मिलेगा. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. यहाँ पे आपका ये ग्राफ हमने बनाया था, राइट. इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इस ग्राफ को हम 3 बार डिवाइड करते हैं. एक होता है यहाँ पे लैग फेज, ये लॉग नहीं है, ये है मेरा लैग फेज. लैग फेज मतलब यहाँ पे आपकी हो रही है स्लो ग्रोथ. इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल टाइम पे आपके यहाँ पे स्लो ग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैग फेज, राइट. देन यू हैव अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रैपिड एकदम ग्रोथ आपको मिलेगा, उसे हम बोल देंगे यहाँ पे एज अ लॉग फेज. दैट इज कॉल्ड एज माय लॉग फेज, जहाँ पे बहुत रैपिडली आपको ग्रोथ होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे. एंड देन यू हैव अ स्टेशनरी और स्टेडी फेज, जहाँ पे आपको एक सैचुरेशन आपका आ जाता है. इसके बियॉन्ड आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ एक अलग एग्जांपल. ये तो आप देख रहे हो प्लांट्स के अंदर ये हो रहा है, यू आर फाइंडिंग दैट हैपनिंग इन द प्लांट, ग्रोथ कैसे आपके यहाँ पे हो रहा है. सो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये सैचुरेशन आया क्यों, व्हाई यू हैव अ स्टेशनरी फेज, या क्यों आपका यहाँ पे एक स्टेडी फेज आपको मिल रहा है देखने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपके सेल डिवाइड करते हैं, राइट, आपके वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और वो ग्रो करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे विल स्टॉप डिवाइडिंग, या उनका रेट ऑफ ग्रोथ आपका कम हो जाएगा, या आपका हो जाएगा स्टेशनरी फेज. इसका रीजन क्या होता है? रीजन है लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स आपके यहाँ पे लिमिटेड होते हैं उस एरिया के अंदर, एंड अलॉन्ग विद दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस और न्यूट्रिएंट्स आपका यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है. बिकॉज आपके न्यूट्रिएंट्स ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम अनलिमिटेड अवेलेबल है, राइट. स्पेस भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका बहुत ही सारा वहां पे स्पेस, पूरा स्पेस आपके पास अनलिमिटेड है. सो दैट इज व्हाई after some time they will show the saturation. क्यों? Because you have a lack of nutrients, you have a lack of space. मैं कहूंगा lack नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, you have a limitations. इसके ऊपर आपकी यहाँ पे हमेशा limitations होती है. इनकी हमेशा सेल के अंदर या एक ऑर्गन के अंदर या प्लांट के अंदर हमेशा limitations रहेंगी, न्यूट्रिएंट्स की और स्पेस की, राइट. इसलिए आपका प्लांट आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ आपका शो नहीं कर पाता. आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट विल हैव अ स्टेशनरी फेज. ओके, सो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और ज्यादा अच्छे से समझने का आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा. लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक गार्डन है,
ठीक है, आपके पास खुद का गार्डन, लेट्स अज्यूम आप में से किसी को हम देखते हैं, लेट्स अज्यूम प्रिया के पास खुद का गार्डन है, ठीक है। उस गार्डन के अंदर उसके पास प्लांट्स वो ग्रो कर रही है, और उसी गार्डन में उसने वहां पे रैबिट रखे हुए हैं, उसी गार्डन में उसने वहां पे 2 रैबिट रखे हुए वहां पे, राइट। अब जो 2 रैबिट मेरे वहां पे है वो वहां पे ग्रो कर रहे हैं, उनका नंबर वहां पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब रैबिट वहां पे खा रहे पी रहे ग्रो कर रहे हैं, और जो मेरा गार्डन है ना उसकी कैपेसिटी है 50 रैबिट रखने की। उस गार्डन की कैपेसिटी है वहां पे कितने रैबिट रखने की, 50 रैबिट रखने की। तो रैबिट का नंबर इंक्रीज होगा। आप जानते हो जब गार्डन पूरा खाली खाली है तो रैबिट तो ग्रो करेंगे बढ़िया तरीके से, राइट। सब खाने के लिए सामान भी है, ग्रो भी करे वहां पे प्लांट्स, सो दे आर गोइंग टू ग्रो रैपिडली। सो व्हाट विल हैपन, एक स्टेज आएगा जब रैपिड बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे, और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद उनका ग्रोथ वहां पे स्लो हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। सो जब मेरा नंबर वहां पे जाएगा अराउंड 40, 45, 47 एंड 50, उसके बियॉन्ड रैपिड मेरे ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका नंबर वहां पे इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाउ यू हैव लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज कहां पे लिमिटेशंस वहां पे हो जाएगा, राइट। आपके रिसोर्सेज वहां पे लिमिटेशंस आपके यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और क्योंकि आपके रिसोर्सेज आपके यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, तो यार इतना नेचर के अंदर भी आपको एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलता नहीं है। तो यार इतना नेचर के अंदर भी ये बात सही होती है, इवन दिस इज गोइंग टू बी होल्ड ट्रू फॉर इन द नेचर एज वेल। सो आप कभी नोटिस करना, आप कभी अगर फॉरेस्ट में जाते हो, आप कभी अगर फॉरेस्ट में जाते हो तो आपको डियर वियर मिलेगा देखने के लिए, लायन मिलेगा देखने के लिए, टाइगर मिलेगा देखने के लिए, बट ऐसा नहीं होता कि उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, राइट। दे हैव देयर लिमिटेशंस। उनका नंबर ऐसा तो है नहीं कि तुम गए जंगल में, यहाँ टाइगर, राइट में टाइगर, लेफ्ट में टाइगर, पेड़ पे भी टाइगर है, जीप के नीचे भी टाइगर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग। व्हाई इट डजंट हैपन, बिकॉज यू हैव सम लिमिटेशंस ऑन द रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जितना वो यूज कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बियॉन्ड वो नंबर अपना नहीं बढ़ा सकते। और सेम चीज आपको आपके बॉडी के अंदर या प्लांट के सेल के अंदर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट यू कैन ओनली ग्रो until you have your resources available। क्योंकि एक टाइम के बाद आपके रिसोर्सेज आपके अवेलेबल नहीं होते, राइट, बिकॉज यार कंपटीशन आपका होता है ना रिसोर्सेज के लिए, एंड दैट इज व्हाई द ग्रोथ विल नॉट बी सीन बियॉन्ड दैट। क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये बात आप यहाँ पे यार, और ये हर जगह लागू करता है। ये जो आपको जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है ना एस शेप वाला, इसको हम कहते हैं सिग्मोइडल कर्व, इसको हम कहते हैं सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। ये आपको नेचर में भी मिलेगा देखने के लिए। अगर आप कोई एक नेशनल पार्क में जाते हो ना, तो उसमें अगर तुम सिर्फ एलिफेंट भी अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एलिफेंट का अगर तुम पॉपुलेशन स्टडी करोगे तो उसके अंदर भी आपको सिग्मोइडल कर्व भी मिलेगा। ग्रोथ आपको इनिशियली अच्छी मिलती है, बट एक टाइम के बाद आपका स्टेशनरी फेज आता है, क्योंकि यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस इज कॉमन टू इट इज दिस इज द रियल ग्रोथ इन नेचर। नेचर में ये ग्रोथ सबसे आपकी रियल होती है, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ आपको कभी नहीं मिलती। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करते हैं, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब इसका भी फॉर्मूला है, सो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते क्या है, दैट W1 इज इक्वल टू W0 e रेज़ टू RT। Just wait a minute. All right. W1 is equal to W0 e raised to RT. So that is going to be the formula for my your geometric growth. याद रखना, ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला फॉर माय जियोमेट्रिक ग्रोथ का, ओके। सो W मेरे यहाँ पे क्या है, फाइनल साइज, जो मुझे पता करना है यहाँ पे फाइनल साइज, दैट माय W1, ओके। वो कुछ भी हो सकता है, आपको हाइट पता करनी है, वेट पता करना है, नंबर पता करना है, राइट, दैट्स अ फाइनल साइज। W0 इज द इनिशियल साइज। जब आपने मेजर करना चालू किया था तब आपका इनिशियल साइज क्या था, दैट्स इनिशियल साइज। जैसे वहां पे L0 था वैसे यहाँ पे W0 है, ओके। R क्या आपका यहाँ पे, R इज अ ग्रोथ रेट एंड E इज योर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, E वाला बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये तो आपने देखा होगा कभी फिजिक्स के अंदर। Yes, sir. तो दैट इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं पता। सत्येंद्र कुमार सर क्लास में बुलाता हूँ, चालू क्लास में बुलाता हूँ आपको, तभी बताओगे तुम लोग। ठीक है, सो फॉरगेट दैट, इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर यू। सो यू हैव अ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, एंड देन यू हैव अ R एंड देन यू हैव अ T रेज़ टू T। सो T क्या रहेगा आपका यहाँ पे, टाइम, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द टाइम ओवर E रेज़ टू RT। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना, ये चीज आप यहाँ पे रखना। सो E रेज़ टू RT इज गोइंग टू बी द थिंग ओवर हियर, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं यार फॉर्मूला कौन सा है, सो याद रखना W1 is equal to W0 e raised to RT is a formula which you all have to
रिमेंबर। सो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर्म है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब मुझे बता दो क्या था मेरा फॉर्मूला मेरे अरिथमेटिक ग्रोथ का, जल्दी बताओ क्या था फॉर्मूला मेरे अरिथमेटिक ग्रोथ का। L0 plus RT L0 प्लस R प्लस RT या सिर्फ RT? ठीक है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा, राइट? दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट फॉर्मूला फॉर माय अरिथमेटिक ग्रोथ। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। In most system, the initial growth is very slow. That is my lag phase, and it increases rapidly thereafter, showing the exponential rate. तो बहुत ही rapidly आपको grow करेगा. That's exponential phase. It is also called as my grand phase of growth. इसको हम even कहते हैं as a grand phase of growth. And after some time, because you have a limited nutrient supply, the growth slows down. आपका growth यहाँ पे आपका slow down कर जाएगा, leading to a stationary phase or steady phase. तो आपको यहाँ पे stationary steady phase आपको यहाँ पे मिल जाता है. If you plot the parameter of growth against time, अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, you get a sigmoidal और S curve. आपको sigmoidal या S curve आपको मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. You can very clearly see that. So that's what they're trying to mention. ठीक है, so ये हमने यहाँ पे देख लिया. So the other things we have done, और हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे. We won't go beyond this. We will just solve few questions. एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे हैंड रेज करके. आप लोग हैंड रेज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. सो फटाफट अपना हैंड रेज करिए, पढ़ लीजिए ध्यान से. अभी हमने किया बेटा, हार्डली 30 सेकंड भी नहीं हुए इसको खत्म करके. बताइए मुस्कान क्या होगा इसका आंसर, बोलिए. ऑप्शन ए. मुस्कान यहाँ पे कह रही है ऑप्शन ए. साक्षी नायक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. श्वेता आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. एंड समृति आप बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए. हाँ जी बेटा, ऑप्शन आपका सही आंसर है. यही वो टाइम है आपका जहां पे आपका ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ आपको मिलेगा. दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल बी सीन. फिर ये वाला क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज गोइंग टू बी व्हाट? टिपिकली जनरली नेचर में सबसे कॉमन ग्रोथ कर्व कैसा होता है? अगेन हैंड रेज करके आप इसका आंसर देंगे. बताइए ज्योति क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ज्योति यहाँ पे कह रही है ऑप्शन सी. सलाम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. स्नेहा आपको क्या लग रहा है? स्नेहा ठीक है. पलक आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी. क्या मैं पलक कह सकता हूं एक इकोसिस्टम में के अंदर भी मुझे यही ग्राफ मिलेगा, यही कर्व मिलेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि एक फॉरेस्ट के अंदर भी अगर मैं किसी एनिमल की पॉपुलेशन को स्टडी करूंगा तो क्या मुझे सेम टाइप का कर्व मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे यू पीपल गॉट कंफ्यूज. चलो मैं कॉमनली सबसे पूछ रहा हूं, अगर मैं किसी एनिमल की पॉपुलेशन को स्टडी यस ठीक है, ये कर्व ऐसा है जो नेचर में कॉमन है. सो यू विल फाइंड देम इन द व्हेन यू स्टडी अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन द वाइल्ड, इवन देन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कर्व कैन बी सीन. तो यस आई विल फाइंड दैट. उस एनिमल के अंदर भी ग्रोथ वैसा ही होता है, उनके पॉपुलेशन में भी ग्रोथ वैसा ही होगा. इनिशियल स्लो, देन एक्सपोनेंशियल, एंड देन यू विल हैव अ सैचुरेशन पॉइंट बिकॉज़ यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. तो ये बात याद रखनी है आपको. यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अब मैं आपको रिलीज कर दूंगा. एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर हो सकता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ध्यान से देखना सब सेम दिख रहा है यहाँ पे इसलिए. सो बताइए क्या होगा इसका आंसर. प्रिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. प्रिया ऑप्शन ए के लिए. देन मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. और रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी आंसर. बिल्कुल सी बात है, इवन दो सब सेम दिख रहे थे, लेकिन आपने सी आंसर यहाँ पे निकाल लिया. W1 is equal to W0 e raised to RT. Yes. So that's it from my end. So यहाँ तक हमारा लेक्चर को हम यहाँ पे रखेंगे. And this is what we have done. So कल परसों जब हम लोग मिलेंगे तब हमारा कंटिन्यू करेंगे. एंड होपफुली परसों हमारा ग्रोथ वाला पार्ट पूरा यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा. राइट, एक बार ग्रोथ वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, देन वी कैन स्विच टू योर प्लांट हार्मोन्स, जो आपने एक बार 9th या 10th में एक बार थोड़े से पढ़े थे. ठीक है, बट विल अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. कल का टेस्ट सब लोग दीजिएगा एंड अच्छे से देना, कॉन्शियसली देना. प्लांट फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है, सो टेक योर टाइम, राइट, एंड ट्राई टू गेट एज मेनी एज करेक्ट आंसर्स. बढ़िया अपने बायो के अंदर 30 में से 25-26 करेक्ट आंसर निकालिए. मूव ऑन टू फिजिक्स एंड गेट अ डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं बायो में खींच लेते हैं अच्छा स्कोर, एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी कभी उनकी दिक्कत हो जाती है. सो प्लीज डोंट डू दैट. एंड बायो में भी लाइक ट्राई टू, पेपर को देखे घबराइएगा मत. लाइक डोंट गेट लाइक स्ट्रेस्ड आउट लुकिंग एट द क्वेश्चंस. थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि आप पढ़ चुके हो. सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट थिंग.
राइट? सो टेक योर टाइम, एंड अगर नहीं आ रहा तो छोड़ देना क्वेश्चन को, लेकिन कुछ भी आंसर मत करना, ठीक है? सो चलिए देन, विल कैच यू अगेन ऑन मंडे। सो डू हैव फन, डू टेक केयर, मिलते हैं हम लोग मंडे को वापस से। चलो, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. एवरीवन, बाय, गुड नाइट। हाँ जी, बाय।